कभी कभी जिंदगी हमें सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बुरे धोखे में लपेट कर देती है। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपनी दुनिया को बिखरते हुए देखा, लेकिन फिर उसी राख से उठकर उसने अपनी एक नई दुनिया बनाई। ये कहानी है धोखे, हिम्मत और आत्मसम्मान की अविश्वसनीय लड़ाई की। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक नजरअंदाज की गई पत्नी ने सबके सामने अपने पति के गुरूर और उसकी प्रेमिका की चमक को चकनाचूर कर दिया? अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कहां से हैं और हमें किस समय सुन रहे हैं। अनन्या ने यह तब जाना जब उसके पति ने उनकी शादी की पहली सालगिरह के दिन उससे झूठ बोला, ताकि वह एक गाला पार्टी में दूसरी औरत के साथ रह सके। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी आज्ञाकारी पत्नी एक चटक गुलाबी ड्रेस में वहां पहुंचकर मुंबई के पूरे अभिजात वर्ग के सामने उसकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देगी। क्योंकि जब एक महिला सार्वजनिक रूप से अपनी गरिमा का दावा करने का फैसला करती है, तो पूरी दुनिया उसे देखने और सराहने के लिए रुक जाती है। आईने में दिख रहा अक्स एक 25 साल की युवा महिला का था, जिसके लंबे सुनहरे बाल एक ऐसे चेहरे को संवार रहे थे जिसमें अब 1 साल पहले वाली चमक नहीं थी। अनन्या ने अपनी नेवी ब्लू ड्रेस को ठीक किया, जिसे उसने इस अवसर के लिए बड़ी सावधानी से चुना था। उसकी शादी की पहली सालगिरह, 1 साल की शादी, जिसका जश्न उस रात मुंबई के सबसे आलीशान रेस्टोरेंट में मनाया जाना था, लेकिन जो अब एक और निराशा में बदल रहा था। उनके पेंट हाउस के मास्टर बेडरूम की संगमरमर की ड्रेसिंग टेबल पर फोन वाइब्रेट हुआ, जहां वह रोहन के साथ रहती थी। उसे उठाने से पहले ही पता था कि यह उसके बनाए हुए बहानों में से एक और होगा। प्यार, तुम्हें यकीन नहीं होगा, रोहन की आवाज लाइन के दूसरी तरफ से आई, जिसमें वह झूठी चिंता भरी हुई थी, जिसे वह अब अच्छी तरह से जानती थी। मैं यहां दिल्ली में ट्रैफिक में फंस गया हूं। हाईवे पर एक भयानक दुर्घटना हुई है। मैं डिनर के लिए समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं, निराशा का जाना पहचाना बोझ अपने सीने में महसूस करते हुए। रोहन, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। तुमने वादा किया था कि कुछ भी बीच में नहीं आएगा। मुझे पता है प्रिय, मुझे पता है, लेकिन तुम समझती हो, है ना? कारोबार, मेरे पिता की कंपनी को मेरी जरूरत है। मैं इसकी भरपाई कर दूंगा, वादा करता हूं। अगले हफ्ते के लिए फिर से प्लान करें। अगला हफ्ता, हमेशा अगला हफ्ता, अगला महीना, अगला मौका जो कभी नहीं आता था। अनन्या ने बिना जवाब दिए फोन काट दिया और बेडरूम में बेजवेलवेट की कुर्सी पर बैठ गई। अपार्टमेंट शानदार था, पैसे से खरीदी जा सकने वाली बेहतरीन चीजों से सजा हुआ था, लेकिन यह एक सुनहरे पिंजरे जैसा महसूस होता था। वह रोहन से यूनिवर्सिटी में मिली थी, जब वह अभी भी पाक कला की पढ़ाई कर रही थी। वह सब कुछ था जो उसकी मां ने हमेशा कहा था कि उसे ढूंढना चाहिए। सुंदर, अमीर, एक पारंपरिक परिवार से। रिश्ता एक तूफान की तरह था। 6 महीने की डेटिंग और एक शादी का प्रस्ताव जो 5 कैरेट की हीरे की अंगूठी और एक परी कथा जैसे जीवन के वादे के साथ आया था। लेकिन अनन्या ने पाया कि परियों की कहानियां सिर्फ किताबों में होती हैं। रोहन भारत में लग्जरी कार डीलरशिप की सबसे बड़ी श्रृंखला का उत्तराधिकारी था, एक साम्राज्य जिसे उसके पिता ने बनाया था और जो पूरे एशिया में फैला हुआ था। उसे बचपन से यह विश्वास करने के लिए पाला गया था कि दुनिया उसके चारों ओर घूमती है, कि उसकी जरूरतें किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल है। शादी के पहले कुछ महीनों में अनन्या अभी भी यह विश्वास करने की कोशिश करती थी कि उसकी लगातार अनुपस्थिति अस्थायी थी, कि झूठ सिर्फ छोटी मोटी गलतियां थीं। उसने उसके कहने पर कॉलेज छोड़ दिया था। एक पत्नी को काम करने की जरूरत नहीं है, प्यार, उसने कहा था। तुम्हारा काम मेरी और हमारे भविष्य के परिवार की देखभाल करना है। और उसने खुद को पूरी तरह से उस आदर्श घर को बनाने के लिए समर्पित कर दिया था, जिसके बारे में उसकी मां ने हमेशा कहा था कि यह हर योग्य महिला की नियति है। लेकिन कोई परिवार नहीं बन रहा था। रोहन के पास बच्चों के बारे में बात टालने के लिए हमेशा एक बहाना होता,
था। और आदर्श घर एक ऐसा मंच बन गया जहां वह एक ऐसे दर्शक के लिए समर्पित पत्नी की भूमिका निभाती थी जो कभी मौजूद नहीं था। फोन फिर से बजा। इस बार यह प्रिया थी, बचपन से उसकी सबसे अच्छी दोस्त। अनन्या, मैंने तुम्हारी मिस्ड कॉल देखी, सब ठीक है? रोहन एक बार फिर डिनर पर नहीं आ रहा है। अनन्या की आवाज थकी हुई, हारी हुई निकली। वह बेवकूफ। अनन्या, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, क्या मैं वहां आ सकती हूं? 20 मिनट बाद प्रिया लिविंग रूम के इटालियन लेदर सोफे पर उसके बगल में बैठी थी, अपने सेलफोन को ऐसे भाव से पकड़े हुए थी जिसमें गुस्सा और दया का मिश्रण था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें यह दिखाऊं, लेकिन तुम्हें यह देखने की जरूरत है। मायरा कपूर नाम की किसी लड़की के इंस्टाग्राम पर तस्वीर में एक शानदार गाला पार्टी में एक एलिगेंट जोड़ा दिख रहा था। बेदाग सूट में आदमी एक लाल बालों वाली महिला के चारों ओर बाहें डाले मुस्कुरा रहा था, जो एक लैवेंडर ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसकी कीमत ज्यादातर लोगों की कार से ज्यादा थी। पृष्ठभूमि में क्रिस्टल झाड़ और विशाल सफेद फूलों की सजावट वाला एक हॉल था। वह आदमी रोहन था। अनन्या ने कांपते हाथों से फोन पकड़ा, तस्वीर को बड़ा किया। वहां उसका पति था, जो कथित तौर पर दिल्ली में ट्रैफिक में फंसा हुआ था, साफ तौर पर मुंबई में कातालान अभिजात वर्ग की चैरिटी बॉल में। वही कार्यक्रम जिसके लिए उसने 2 हफ्ते पहले साथ जाने के लिए कहा था, और उसने कहा था कि यह उसके लिए उबाऊ होगा। ये कौन है? अनन्या ने पूछा, हालांकि उसका एक हिस्सा पहले से ही जवाब जानता था। मायरा कपूर, देश की सबसे बड़ी होटल श्रृंखला के मालिक की बेटी। वे कुछ महीने पहले एक व्यापार बैठक में मिले थे। अनन्या, जहां तक मैं यहां देख रही हूं, प्रिया ने स्क्रीन पर अपनी उंगली खिसकाई और तस्वीरें दिखाते हुए कहा, वे सिर्फ नाच नहीं रहे हैं। देखो, वह उसे कैसे देख रहा है। यह सच था। सभी तस्वीरों में रोहन मायरा को ऐसे देख रहा था जैसे उसने अनन्या को कभी नहीं देखा था। आराधना, इच्छा के साथ, जैसे कि वह दुनिया में एकमात्र व्यक्ति थी। वही नजर जो अनन्या ने सोचा था कि उसने शादी के प्रस्ताव के दौरान अपनी ओर देखी थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक भ्रम था। तुम्हें कब से पता था? अनन्या ने पूछा। उसकी आवाज उम्मीद से ज्यादा दृढ़ निकली। मुझे 1 महीने से शक था, 1 हफ्ते से यकीन है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कैसे बताऊं। अनन्या उठी और अपार्टमेंट की खिड़की तक गई, जो मुंबई का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती थी। शहर रात की रोशनी में चमक रहा था, जीवंत और जीवन से भरा, जो उसके अंदर महसूस हो रहे खालीपन के विपरीत था। पिछले 1 साल के दौरान वह अपनी परछाई बन गई थी। वह जीवंत युवती जो अपना रेस्टोरेंट खोलने का सपना देखती थी, एक ऐसी महिला में बदल गई थी जो अपना दिन एक ऐसे अपार्टमेंट को सजाने में बिताती थी जिसे वह अपना नहीं मानती थी। एक ऐसे आदमी के लिए विस्तृत डिनर बनाती थी जो शायद ही कभी उन्हें खाने के लिए समय पर घर आता था, और एक ऐसी खुशी का इंतजार करती थी जो कभी नहीं आई। लेकिन उस तस्वीर को देखकर उसके अंदर कुछ जाग गया। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह स्पष्टता थी। यह महसूस करने की स्पष्टता कि उसने अपने जीवन का पूरा 1 साल बर्बाद कर दिया था, कोई ऐसा व्यक्ति बनने की कोशिश कर रही थी जो वह नहीं थी, एक ऐसी शादी बनाने की कोशिश कर रही थी जिसकी कभी कोई ठोस नींव नहीं थी। प्रिया, उसने अपनी दोस्त की ओर मुड़ते हुए कहा, यह पार्टी कहाँ है? द ग्रैंड इंपीरियल होटल में। क्यों? क्योंकि मैं वहां जा रही हूं। अनन्या, क्या तुम पक्का हो? शायद इंतजार करना, बेहतर सोचना बेहतर है। नहीं, अनन्या की आवाज महीनों में पहली बार दृढ़ थी। मैं इंतजार करते करते थक गई हूं, बेहतर सोचते सोचते थक गई हूं। मैं अच्छी पत्नी बनकर घर पर बैठने से थक गई हूं, जबकि मेरा पति बाहर अपनी जिंदगी जी रहा है जैसे कि मैं मौजूद ही नहीं हूं। वह कोठरी की ओर चली। उसके कदम लकड़ी के फर्श पर दृढ़ थे। अलमारी के पीछे अभी भी टैग के साथ वह चटक गुलाबी ड्रेस थी जिसे उसने महीनों पहले रोहन की कंपनी के एक कार्यक्रम के लिए खरीदा था। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके लिए उसे भी आमंत्रित नहीं किया गया था। यह एक शानदार ड्रेस थी, एक जीवंत गुलाबी रंग की, जो उसके सुनहरे बालों और गोरी त्वचा को निखारती थी। नेकलाइन एलिगेंट लेकिन आकर्षक थी, स्कर्ट बहने वाली और परिष्कृत थी,
उसने इसे पहनने की कभी हिम्मत नहीं की, हमेशा यह सोचकर कि यह उसके लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन उस रात बहुत ज्यादा ही वह बनना चाहती थी। क्या तुम सच में यह करने जा रही हो? प्रिया ने पूछा, अनन्या को उस सटीकता के साथ मेकअप करते हुए देखते हुए जो उसने महीनों से नहीं दिखाया था। मैं वह करने जा रही हूं जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अनन्या ने एक गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगाई, आईने में खुद को देखते हुए। जो महिला उसे वापस घूर रही थी वह अब विनम्र और उपेक्षित पत्नी नहीं थी। वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी ताकत फिर से खोज ली थी। उसने एक उबर बुलाई और द ग्रैंड इंपीरियल होटल की यात्रा के दौरान उसने अपने दिल की धड़कन को तेज महसूस किया। यह डर नहीं था, यह एड्रेनालाइन था। एक साल में पहली बार वह अपने लिए एक निर्णय ले रही थी, कुछ ऐसा कर रही थी जो वह करना चाहती थी, वह बन रही थी जो वह वास्तव में थी। जब वह पहुंची तो पार्टी जोरों पर थी। होटल की लॉबी मुंबई के उच्च समाज के लोगों से भरी हुई थी। सभी बेदाग कपड़े पहने हुए थे और विशेष समूहों में बातचीत कर रहे थे। अनन्या ने एक गहरी सांस ली, अपनी गुलाबी ड्रेस को ठीक किया और अंदर चली गई। उसे ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। रोहन और मायरा मुख्य हॉल के केंद्र में थे, एक धीमी वॉल्ट्स पर नाच रहे थे। वह लेवेंडर ड्रेस में बहुत खूबसूरत, उसकी गर्दन के चारों ओर बाहें डाले हुए थीं, जैसे कि वे दशकों से एक प्यार करने वाले जोड़े थे। वह इस तरह से मुस्कुरा रहा था जैसा अनन्या ने कभी नहीं देखा था। वास्तविक, पूरी तरह से उस पल में डूबा हुआ। एक पल के लिए वह झिझकी। उसका एक हिस्सा अभी भी यह विश्वास करना चाहता था कि कोई स्पष्टीकरण था, कि यह सब एक गलत फहमी थी। लेकिन फिर रोहन ने अपना सिर झुकाया और मायरा को वहीं सबके सामने उस जुनून के साथ चूमा जिसने अनन्या के सभी संदेहों की पुष्टि कर दी। और उसी क्षण वह जान गई कि उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। द ग्रैंड इंपीरियल होटल का मुख्य हॉल सुंदरता और शान का एक उत्कृष्ट नमूना था। छत से बाकाराट क्रिस्टल के झाड़ लटक रहे थे जो सुनहरे भित्ति चित्रों से सजे थे, जबकि सफेद ऑर्किड और लाल गुलाब की फूलों की सजावट हर मेज पर थी। मुंबई का अभिजात वर्ग अपने गाला परिधानों में घूम रहा था, हाथों में शैंपेन के गिलास, व्यापार, कला और राजनीति के बारे में धीमी आवाज में बातचीत कर रहा था। अनन्या हॉल के प्रवेश द्वार पर रुक गई, दृश्य को धीमी गति वाली फिल्म की तरह देख रही थी। उसकी गुलाबी ड्रेस मुख्य रूप से सुनहरे और सफेद सजावट के साथ एक जीवंत कंट्रास्ट बना रही थी, जिससे कुछ लोग उसे देखने के लिए मुड़े। वह फुसफुसाहट इस बारे में अटकलें महसूस कर सकती थी कि यह आश्चर्यजनक महिला कौन थी जिसे कोई भी तुरंत पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन उसकी आंखें सिर्फ डांस फ्लोर के केंद्र में जोड़े पर थीं। रोहन अपनी 6 फुट की ऊंचाई और एथलेटिक काठी के साथ उस बिस्पोक सूट में बेदाग लग रहा था, जिसे उसने महीनों पहले एक और कार्यक्रम के लिए चुनने में मदद की थी। उसके गहरे भूरे बाल पूरी तरह से संवारे हुए थे और वह उस तरह से मुस्कुरा रहा था जिस तरह से वह रिश्ते के पहले कुछ महीनों में अनन्या को विशेष महसूस कराता था। मायरा ठीक वैसी ही महिला थी जैसी अनन्या ने कल्पना की थी कि रोहन चाहेगा। लहराते लाल बालों वाली, जो उसके नंगे कंधों पर एलेगांट ढंग से गिरते थे, एक भी दोष के बिना चीनी मिट्टी जैसी त्वचा और एक शरीर जिसे रेशम की लैवेंडर ड्रेस शानदार ढंग से निखार रही थी। वह परिष्कृत, आत्मविश्वासी थी और स्पष्ट रूप से उस विलासिता और विशेषाधिकार की दुनिया से संबंधित थी, इस तरह से कि अनन्या ने हमेशा महसूस किया कि वह संबंधित नहीं थी। संगीत एक तेज वॉल्ट्स में बदल गया और अनन्या ने रोहन को मायरा को एक ऐसी अंतरंगता के साथ फर्श पर घुमाते देखा जो केवल अभ्यास से आती है। वे एक ऐसे जोड़े की तरह नाच रहे थे जिन्होंने महीनों एक दूसरे को जानने, एक दूसरे को लुभाने, एक ऐसा रिश्ता बनाने में बिताए थे जो अनन्या की शादी को अप्रासंगिक बना देता था। माफ कीजिए, क्या आप अकेली हैं? अनन्या एक एलिगेंट आदमी को खोजने के लिए मुड़ी, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी, जो उसे शैंपेन का गिलास दे रहा था। वह स्पष्ट रूप से कार्यक्रम के मेहमानों में से एक था, एक बेदाग सूट और एक रोलेक्स घड़ी के साथ, जिसकी कीमत शायद एक अपार्टमेंट से ज्यादा थी। वास्तव में मैं अकेली नहीं हूं,
अनन्या ने गिलास स्वीकार करते हुए जवाब दिया, लेकिन अपनी आंखें रोहन पर टिकाए रखी। मेरे पति वहां नाच रहे हैं। आदमी ने उसकी नजर का पीछा किया और अपनी भौहें सिकोड़ ली। रोहन सिंह, लेकिन मैंने सोचा था कि वह अचानक रुक गया, स्पष्ट रूप से असहज। सोचा था कि क्या? अनन्या ने सीधे उसका सामना करने के लिए मुड़ते हुए पूछा। खैर, बात यह है कि यहां हर कोई जानता है कि वह और मायरा। आदमी ने घूंट भरा, यह महसूस करते हुए कि वह खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। माफ कीजिए, मुझे नहीं करना चाहिए था। हर कोई जानता है, अनन्या ने दोहराया, खुद से ज्यादा। घर पर बेवकूफ पत्नी को छोड़कर, है ना? इससे पहले कि आदमी जवाब दे पाता, संगीत बंद हो गया। रोहन और मायारा अलग हो गए। अभी भी एक दूसरे पर मुस्कुरा रहे थे, इस तथ्य से पूरी तरह अनजान थे कि उनके प्रदर्शन को गलत व्यक्ति द्वारा देखा गया था। रोहन ने मायारा के कान में कुछ फुसफुसाया, जिससे वह हंस पड़ी, एक क्रिस्टल जैसी आवाज जो हॉल में गूंज उठी। अनन्या ने एक ही घूंट में शैंपेन खत्म कर दिया और खाली गिलास अपने बगल वाले आदमी को दे दिया। माफ कीजिए, उसने कहा और हॉल के केंद्र की ओर चलना शुरू कर दिया। उसके कदम दृढ़ एंडश्लॉसन थे। उसके जिम्मी चू हील्स की आवाज संगमरमर के फर्श से गूंज रही थी। चारों ओर की बातचीत कम होने लगी, जैसे जैसे लोगों को एहसास हुआ कि कुछ होने वाला है। अनन्या को महसूस हो रहा था कि आंखें उसकी ओर मुड़ रही है। वह फुसफुसाहट को हॉल में लहरों की तरह फैलते हुए सुन सकती थी। रोहन अभी भी उसकी ओर पीठ किए हुए था, मायरा की कलाई पर हीरे का ब्रेसलेट ठीक कर रहा था। जब अनन्या अंत में उन तक पहुंची तो वह 2 मीटर की दूरी पर रुक गई और एक ऐसी आवाज में कहा जिसमें वह सारी ताकत थी जो उसने उस रात खोजी थी, रोहन। वह धीरे धीरे मुड़ा और अनन्या को यह देखकर खुशी हुई कि उसका समुद्र तट पर सांवला हुआ चेहरा पहले भ्रम में, फिर सदमे में और अंत में पूर्ण घबराहट में बदल गया। मायरा, जो अभी तक स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी, ने अनन्या पर विनम्रता से मुस्कुराया, यह सोचते हुए कि वह सिर्फ एक और मेहमान थी जो रोहन को बधाई देना चाहती थी। अनन्या, क्या? तुम कैसे? रोहन हकलाया। उसकी गहरी हरी आंखें हॉल के चारों और उन्मत्त रूप से घूम रही थीं, यह गणना करते हुए कि कितने लोग इस दृश्य पर ध्यान दे रहे थे। मैंने सोचा था कि तुम घर पर थीं। मैं अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी ताकि हम अपनी शादी की पहली सालगिरह मना सकें। अनन्या ने इतनी जोर से कहा कि आसपास के जोड़े स्पष्ट रूप से सुन सकें। लेकिन फिर एक दोस्त ने मुझे सोशल मीडिया पर सबसे खूबसूरत तस्वीरें दिखाईं, तुम और तुम्हारी दोस्त यहां पार्टी में। मायरा की मुस्कान डगमगाने लगी। जैसे ही उसने शब्दों को संसाधित किया, उसकी आंखें अनन्या और रोहन के बीच घूमी और उसने एक सहज कदम पीछे की ओर बढ़ाया जब स्थिति की वास्तविकता स्पष्ट हो गई। अनन्या, यह वह नहीं है जो तुम सोच रही हो, रोहन ने अपनी आवाज को धीमा रखने की कोशिश करते हुए कहा। मायरा सिर्फ एक व्यापारिक भागीदार है। मैं यहां अपने पिता की कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। व्यापारिक भागीदार? अनन्या ने दोहराया, उसकी आवाज व्यंग्य से भरी हुई थी। और क्या तुम अपने व्यापारिक भागीदारों का ऐसे ही अभिवादन करते हो? उसने उसकी ओर इशारा किया, क्योंकि मैंने तुम्हें 5 मिनट पहले किस करते देखा था। अगर आप अब तक हमारे साथ हैं तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप कहानी का आनंद ले रहे हैं। हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। अब चलिए वापस कहानी पर चलते हैं। हॉल अब पूरी तरह से खामोश था, यहां तक कि ऑर्केस्ट्रा ने भी बजाना बंद कर दिया था। हवा में तनाव महसूस करते हुए सभी की निगाहें डांस फ्लोर के केंद्र में अनन्या, रोहन और मायरा द्वारा बनाए गए त्रिकोण पर केंद्रित थीं। मायरा, जिसने अपनी कुछ कंपोजर वापस पाली थी, ने एक कदम आगे बढ़ाया। सुनो, मुझे नहीं पता था कि वह शादीशुदा है। अनन्या ने उसे बीच में ही रोक दिया। बेशक तुम जानती थीं, जैसे यहां हर कोई जानता था, सिवाय उस बेवकूफ पत्नी के जो घर पर उसके झूठ पर विश्वास करती रही। रोहन ने अनन्या के पास आने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुझे छूने की हिम्मत मत करना। अब नहीं, महीनों तक मुझे बेवकूफ बनाने के बाद नहीं। अनन्या, प्लीज, हम इस बारे में घर पर बात कर सकते हैं, यहां सबके सामने नहीं। सबके सामने? अनन्या हंसी, लेकिन आवाज में कोई हास्य नहीं था।
तुम्हें मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने की चिंता है। कितनी दिलचस्प बात है, यह देखते हुए कि तुम मुझे महीनों से शर्मिंदा कर रहे हो, अपनी प्रेमिका के साथ फ्लर्ट और दिखावा करते हुए, जबकि मैं एक समर्पित पत्नी की तरह घर पर रहती हूं। फुसफुसाहट फिर से उनके चारों ओर शुरू हो गई, लेकिन अब वे तनावपूर्ण फुसफुसाहट थीं। लोग अपने सामने चल रहे नाटक पर टिप्पणी कर रहे थे। कुछ मेहमानों ने विवेकपूर्ण ढंग से अपने सेलफोन से तस्वीरें ली। कुछ ही घंटों में यह दृश्य पूरे मुंबई में फैल जाएगा। तुम उस दबाव को नहीं समझती जो मुझ पर है, रोहन ने कहा। उसकी आवाज में एक रक्षात्मक स्वर आ गया था जिसे अनन्या अच्छी तरह से जानती थी। कारोबार, मेरे पिता की कंपनी, उम्मीदें। उम्मीदें? अनन्या ने उसे बीच में ही रोक दिया। और मुझे क्या उम्मीदें रखनी चाहिए रोहन? एक ऐसे पति की जो मौजूद हो, किसी ऐसे व्यक्ति की जो मेरे साथ न्यूनतम सम्मान के साथ व्यवहार करे? या मुझे बस यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरी भूमिका घर पर एक आदर्श सजावट होने की है, जबकि तुम दूसरी महिलाओं के साथ अपनी असली जिंदगी जीते हो? मायारा ने फिर से कोशिश की। शायद मुझे चले जाना चाहिए। नहीं, अनन्या ने दृढ़ता से कहा। तुम रुको, क्योंकि मैं चाहती हूं कि यहां हर कोई देखे कि रोहन सिंह वास्तव में किस तरह का आदमी है। मैं चाहती हूं कि वे उस आदमी को देखें जो अपनी शादी की पहली सालगिरह के दिन अपनी पत्नी से झूठ बोलता है ताकि वह अपनी प्रेमिका के साथ रह सके। रोहन का चेहरा पूरी तरह से लाल था, शर्म और गुस्से का एक संयोजन। तुम एक हास्यास्पद दृश्य बना रही हो अनन्या, एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रही हो। एक बच्चा? अनन्या ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। उसकी आवाज में ताकत आ गई। एक बच्चा एक शादी बनाने के लिए अपनी शिक्षा नहीं छोड़ता। एक बच्चा एक ऐसे आदमी के लिए आदर्श पत्नी बनने की कोशिश में पूरा 1 साल नहीं बिताता जिसे उसके लिए न्यूनतम विचार नहीं है। एक बच्चा एक ऐसे पति के लिए विस्तृत डिनर पकाने के लिए घर पर नहीं रहता जो कभी खाने के लिए नहीं आता। वह सीधे मायरा का सामना करने के लिए मुड़ी। और तुम, प्रिय मायरा, क्या तुम जानती थीं कि वह आज रात मुझसे झूठ बोल रहा था? क्या तुम जानती थीं कि आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है? मायरा ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसका चेहरा, जो पहले आत्मविश्वासी और दीप्तिमान था, अब पीला और शर्मिंदा था। बेशक तुम जानती थीं, अनन्या ने जारी रखा, क्योंकि रोहन जैसे आदमी रहस्य नहीं रख सकते। वे अपनी प्रेमिकाओं को सब कुछ बताते हैं कि उनकी पत्नियां कितनी उबाऊ हैं, कि उनकी शादियां सिर्फ सामाजिक सुविधाएं हैं, कि वे कुछ बेहतर के लायक हैं। अनन्या, इसे अभी बंद करो, रोहन ने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन धमकी भरी थी। या क्या तुम मुझे तलाक दे दोगे, मुझे छोड़ दोगे रोहन? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम मुझ पर कितना बड़ा एहसान करोगे। जो खामोशी छाई वह पूर्ण थी। यहां तक कि वेटर भी चलना बंद कर चुके थे। प्लेटें और गिलास हवा में लटके हुए थे, जबकि हर कोई यह देखने का इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होगा। और उस पूर्ण खामोशी के क्षण में अनन्या ने वह निर्णय लिया जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। ऑर्केस्ट्रा पूरी तरह से बजना बंद कर चुका था और मुंबई की सबसे विशिष्ट गाला पार्टी के 300 मेहमान पूरी तरह से खामोश थे। सभी की निगाहें संगमरमर और क्रिस्टल के हॉल के केंद्र में चल रहे नाटक पर टिकी थीं। अनन्या हर नजर का, हर रुकी हुई सांस का, हर उस सेलफोन का वजन महसूस कर सकती थी जिसे विवेकपूर्ण ढंग से उस चीज को पकड़ने के लिए उठाया गया था जो निस्संदेह साल का सामाजिक कांड होगा। रोहन ने एक बार फिर उसके पास आने की कोशिश की, एक ऐसे इशारे में अपना हाथ बढ़ाया जो सुलह करने वाला दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिसे अनन्या ने उसके हेरफेर के एक और प्रयास के रूप में पहचाना। प्यार, चलो घर चलते हैं, हम इसे निजी तौर पर सुलझा सकते हैं, तुम्हारे सभी दोस्तों से दूर। अनन्या ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज खामोश हॉल में गूंज रही थी। उन सभी लोगों से दूर जिन्हें तुम दोनों महीनों से धोखा दे रहे हो? नहीं रोहन, अब और नहीं। वह न केवल रोहन और मायारा का, बल्कि उसे घेरने वाले पूरे एलिगेंट दर्शकों का सामना करने के लिए मुड़ी। कई जाने पहचाने चेहरे थे। रोहन की कंपनी के ग्राहक, मुंबई के उच्च समाज के सदस्य, जिन लोगों से वह पिछले कार्यक्रमों में मिली थी जब वह अभी भी अपने पति की दुनिया में फिट होने की कोशिश कर रही थी। देवियों और सज्जनों, अनन्या ने शुरू किया।
उसकी आवाज साफ और दृढ़ थी। मैं आपकी आकर्षक शाम को बाधित करने के लिए माफी चाहती हूं, लेकिन मेरा मानना है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। रोहन ने उसे चुप कराने की कोशिश की। अनन्या, ऐसा मत करो। मैं अनन्या सिंह हूं। उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए जारी रखा। रोहन सिंह की पत्नी, आज ठीक 1 साल से। हाँ, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। एक ऐसा अवसर जिसे मेरे पति ने कम महत्वपूर्ण समझा। खैर, मिस कपूर के साथ यहां होने से भीड़ में एक फुसफुसाहट दौड़ गई। मायरा ने एक और कदम पीछे बढ़ाया, स्पष्ट रूप से गायब हो जाना चाहती थी, लेकिन अनन्या ने अभी तक उसके साथ काम खत्म नहीं किया था। पिछले कुछ महीनों के दौरान अनन्या ने आगे कहा, मैं सोच रही थी कि मेरा पति घर पर रहने के लिए हमेशा इतना व्यस्त क्यों रहता है। हमेशा एक जरूरी बैठक, एक महत्वपूर्ण ग्राहक, एक व्यापार यात्रा होती थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। अब मैं समझ गई हूं कि उन सभी पेशेवर दायित्वों के लाल बाल थे और वे लैवेंडर ड्रेस पहनते थे। सार्वजनिक अपमान कुछ ऐसा था जिसका रोहन ने पहले कभी सामना नहीं किया था। सोने के चम्मच के साथ पैदा हुआ, यह विश्वास करने के लिए पाला गया कि उसका शब्द कानून है और परिणाम छोटे लोगों के लिए थे। वह पहली बार अनुभव कर रहा था कि सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट करने का क्या मतलब है। तुम हिस्टीरिकल हो रही हो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक क्रूर स्वर आ गया था जिसे अनन्या ने शायद ही कभी सुना था, लेकिन उसे शक था कि यह हमेशा आकर्षक मुखौटे के नीचे मौजूद था। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। हिस्टीरिकल। अनन्या हंसी और आवाज हॉल में टूटे हुए क्रिस्टल की तरह गूंज उठी। ओह रोहन, क्या तुम ऐसे ही खेलोगे? हिस्ट्रिकल पत्नी जो यह स्वीकार नहीं कर सकती कि उसके आदर्श पति को कुछ अतिरिक्त मनोरंजन की जरूरत है। वह मायरा की ओर मुड़ी, जो एक मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसकी लैवेंडर ड्रेस अब पार्टी के बजाय अंतिम संस्कार की पोशाक की तरह लग रही थी। मुझे बताओ मायरा, अनन्या ने कहा। उसकी आवाज खतरनाक रूप से शांत थी। तुम लोगों का यह चक्कर कब से चल रहा है? क्योंकि मैं जानना चाहूंगी कि मुझे कितने समय तक बेवकूफ बनाया गया। मायरा ने अपना मुंह खोला, बंद किया, फिर मार्गदर्शन के लिए बेतहाशा रोहन की ओर देखा। लेकिन रोहन अपनी प्रतिष्ठा के नुकसान को नियंत्रित करने में बहुत व्यस्त था ताकि वह अपनी प्रेमिका की मदद कर सके। हम मायरा हकलाया। 3 महीने, भीड़ में से एक आवाज ने कहा। सब यह देखने के लिए मुड़े कि किसने बोला था। वह श्रीमती इशिता सिंघानिया थीं, जो भारत के सबसे बड़े बैंकरों में से एक की पत्नी थीं और उच्च समाज के सभी घोटालों के होने से पहले ही जानने के लिए जानी जाती थीं। माफ कीजिए, अनन्या ने कहा, उसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हुए। श्रीमती सिंघानिया ने एक कदम आगे बढ़ाया, स्पष्ट रूप से अपने प्रोटोगनिज्म के क्षण का आनंद ले रही थी। 3 महीने उन्हें कपूर के यॉट पर विशेष रेस्टोरेंट में केवल व्यापार के लिए कार्यक्रमों में एक साथ देखा गया है, जहां वे एक जोड़े के रूप में दिखाई देते थे। रोहन ने श्रीमती सिंघानिया को ऐसे गुस्से से देखा जो धातु को पिघला सकता था। इशिता, यह तुम्हारा मामला नहीं है, मेरा मामला नहीं है। श्रीमती सिंघानिया हंसी। प्रिय रोहन, जब तुमने अपनी प्रेमिका को सामाजिक कार्यक्रमों में लाने का फैसला किया, जहां हम सब तुम्हारी पत्नी को जानते हैं, तो यह हम सभी का मामला बन गया, खासकर जब तुम्हारे पास उसे एक व्यापारिक भागीदार के रूप में पेश करने का दुस्साहस था, जबकि उसे एक प्रेमिका की तरह छू रहे थे। अनन्या को लगा जैसे उसके पेट में घूंसा मारा गया हो। 3 महीने, जिसके दौरान वह मुंबई में एकमात्र व्यक्ति थी जो यह नहीं जानती थी कि उसकी शादी एक मजाक थी। और तुम सब जानते थे, उसने कहा, एक सवाल के रूप में नहीं, बल्कि एक पुष्टि के रूप में। उसने हॉल के चारों ओर देखा, शर्मिंदा चेहरों में पुष्टि देखते हुए, नजरें चुराते हुए, दोषी खामोशी में। अनन्या, एक महिला ने शुरू किया, जो रोहन की कंपनी की एक लगातार ग्राहक थी। नहीं, अनन्या ने उसे काट दिया। अब मुझे अपने बहाने मत दो। तुम लोगों ने मुझे कार्यक्रमों में देखा, मुझ पर मुस्कुराए, मेरी शादी के बारे में पूछा और हर समय जानते थे कि मेरा पति मुझे सार्वजनिक रूप से धोखा दे रहा था। वह वापस रोहन की ओर मुड़ी, जो अब एक फंसे हुए जानवर की तरह लग रहा था। उसका बेदाग सूट कंधों से ढीला हो गया था।
उसके पूरी तरह से संवारे हुए बाल पसीने से बिखरने लगे थे और उसका चेहरा गुस्से से लाल और घबराहट से पीले के बीच बदल रहा था। जानते हो इस सब में सबसे मजेदार क्या है रोहन? अनन्या ने कहा। उसकी आवाज में लगभग संवादी गुण आ गया था। मैं वास्तव में मानती थी कि हम एक जोड़ा थे। मुझे विश्वास था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि तुमने कहा था कि एक पत्नी को अपने करियर की जरूरत नहीं है। मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया क्योंकि तुमने मुझे यकीन दिलाया कि हमारी शादी किसी भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। रोहन ने एक आखिरी हताश चाल की कोशिश की। और मैं तुमसे प्यार करता हूं अनन्या, मायरा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सिर्फ क्या? अनन्या ने उसे बीच में ही रोक दिया। मनोरंजन, एक शगल, मुझसे शादी करने की बोरियत से एक व्याकुलता। वह उसके पास चली गई, इतनी करीब रुक गई कि वह उसके माथे पर पसीने की बूंदें देख सकती थी। मुझे तुम्हें एक बात बताने दो रोहन सिंह, तुमने मुझे वह सबसे बड़ा तोहफा दिया है जो तुम दे सकते थे। क्या तोहफा? उसने भ्रमित होकर पूछा। स्पष्टता, अनन्या ने जवाब दिया। यह देखने की स्पष्टता कि तुम वास्तव में कौन हो। एक स्वार्थी, झूठा और क्रूर आदमी जो सोचता है कि वह लोगों की भावनाओं के साथ खेल सकता है क्योंकि वह सोने के चम्मच के साथ पैदा हुआ है। एक आदमी जो वह सब कुछ पाने का इतना आदी है जो वह चाहता है कि उसने कभी भी जो कुछ उसके पास है उसकी सराहना करना नहीं सीखा। वह उससे दूर चली गई और फिर से भीड़ को संबोधित किया। और तुम सब जो जानते थे और चुप रहना चुना ने मुझे भी एक तोहफा दिया। तुमने मुझे दिखाया कि यह किस तरह की दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी खरीदी जाती है, जहां रहस्य विनिमय की मुद्रा है और जहां एक महिला सिर्फ एक डिस्पोजेबल एक्सेसरी है। संगमरमर पर उसकी हील्स की आवाज गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी। हॉल इतना खामोश था। लेकिन जानते हो क्या? अनन्या ने जारी रखा। मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मैं वह ट्रॉफी पत्नी नहीं बनना चाहती जो घर पर रहती है जबकि उसका पति प्रेमिकाओं को इकट्ठा करता है। मैं वह महिला नहीं बनना चाहती जो दिखावा करती है कि सब कुछ ठीक है जबकि उसके आसपास हर कोई जानता है कि उसका जीवन एक झूठ है। उसने अपनी उंगली से शादी की अंगूठी निकाली, हीरे की अंगूठी जो उसके सुनहरे पिंजरे का प्रतीक थी, और उसे ऊंचा उठाया ताकि हर कोई देख सके। रोहन, उसने कहा। उसकी आवाज हॉल में गूंज रही थी। तुम मायरा को रख सकते हो, तुम इस दुनिया को रख सकते हो, तुम अपने झूठ और धोखे के जीवन को रख सकते हो, लेकिन तुम अब मुझे नहीं रख सकते। और इसके साथ उसने अंगूठी को संगमरमर के फर्श पर फेंक दिया। पत्थर से टकराने वाले धातु और हीरो की आवाज एक अंतिम और निश्चित गोली की तरह हॉल में गूंज उठी। रोहन अंगूठी उठाने के लिए नीचे झुका। उसका अपमान अब उसके सभी साथियों के सामने पूरा हो गया था। जब वह उठा तो अनन्या पहले ही बाहर निकलने की ओर चल रही थी। उसका सिर ऊंचा था, उसके कंधे दृढ़ थे, उसकी गुलाबी ड्रेस क्रिस्टल झाड़ के नीचे चमक रही थी जैसे युद्ध की घोषणा हो। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अध्याय 4, गुलाबी में पुनर्जन्म। उस रात को 3 हफ्ते बीत चुके थे जिसने सब कुछ बदल दिया। शानदार अपार्टमेंट जो कभी उसका सुनहरा पिंजरा था अब गत्ते के बक्सों से भरा था। हर एक उसकी नई आजादी के एक टुकड़े का प्रतिनिधित्व करता था। अनन्या ने ध्यान से आखिरी ड्रेस को मोड़ा। विडंबना यह है कि वह गुलाबी ड्रेस जिसे उसने गाला पार्टी में पहना था और जो अब उसके पुनर्जन्म का प्रतीक बन गई थी। टकराव के बाद के हफ्ते भावनाओं, कानूनी कागजी कार्रवाई और खुद के बारे में खोज का एक बवंडर थे जिसकी अनन्या ने कभी कल्पना नहीं की थी। पार्टी का वीडियो सूखी घास में आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया। पत्नी ने गाला पार्टी में बेवफा पति को नष्ट कर दिया। कुछ ही घंटों में वायरल हो गया, लाखों व्यूज जमा किए और अनन्या को एक अप्रत्याशित सार्वजनिक हस्ती बना दिया। घोटाले के बाद पहले कुछ दिनों में उसका फोन बजना बंद नहीं हुआ। पत्रकार साक्षात्कार चाहते थे, वकीलों ने अपनी सेवाएं मुफ्त में पेश की और देश भर की महिलाओं ने धोखे और काबू पाने की अपनी कहानियां सुनाते हुए समर्थन के संदेश भेजे। लेकिन यह एक विशेष कॉल थी जिसने सब कुछ बदल दिया। अनन्या, मेरा नाम दिव्या शर्मा है।
मैं इंडिया टुडे पर नारी शक्ति कार्यक्रम की निर्माता हूं। मैं आपसे एक अवसर के बारे में बात करना चाहूंगी। नारी शक्ति कार्यक्रम भारतीय टेलीविजन पर सबसे सम्मानित कार्यक्रमों में से एक था, जो उन महिलाओं को आवाज देने के लिए जाना जाता था जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया और मजबूत बनकर उभरी। दिव्या ने समझाया कि वे अनन्या पर एक विशेष खंड करना चाहते थे, न केवल घोटाले के बारे में बल्कि उसकी आत्मखोज की यात्रा के बारे में। हम नाटक में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, दिव्या ने बांद्रा के एक आरामदायक कैफे में उनकी बैठक के दौरान समझाया। हम उस महिला में दिलचस्पी रखते हैं जिसने सार्वजनिक रूप से अपनी गरिमा का दावा करने की हिम्मत की। हम जानना चाहते हैं कि अनन्या सिंह कौन है, वायरल वीडियो से परे। उस बातचीत के दौरान अनन्या को कुछ आश्चर्यजनक एहसास हुआ। उसे अब पता नहीं था कि अनन्या सिंह कौन थी। इतने लंबे समय तक वह रोहन की पत्नी थी कि वह भूल गई थी कि वह उससे पहले कौन थी। जानती हो, उसने दिव्या से कहा, अपनी कॉफी में विचलित होकर चम्मच हिलाते हुए, शादी करने से पहले मैं अपना रेस्टोरेंट खोलने का सपना देखती थी। मैं भूमध्य सागरीय संलयन में विशेषज्ञता हासिल करना चाहती थी, महाराष्ट्रियन परंपरा को आधुनिक प्रभावों के साथ मिलाना चाहती थी। मेरे पास व्यंजनों से भरी नोटबुक थी, नैपकिन पर लिखे व्यापार योजनाएं थीं। और तुम्हें किसने रोका? दिव्या ने पूछा, हालांकि वे दोनों जवाब जानती थीं। रोहन ने मुझे यकीन दिलाया कि यह एक बचकाना सपना था, कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं थी, कि मेरी जगह उसके बगल में थी, हमारे परिवार का निर्माण करते हुए। अनन्या कड़वाहट से हंसी। परिवार जो कभी नहीं आया, क्योंकि वह मायरा के साथ एक अलग परिवार बनाने में बहुत व्यस्त था। साक्षात्कार 2 हफ्ते बाद प्रसारित हुआ और इसका प्रभाव तत्काल था। घोटाले पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दिव्या ने एक युवा महिला का एक चित्र बनाया था, जो अपनी ताकत और अपने सपनों को फिर से खोज रही थी। कार्यक्रम ने अनन्या को अपने पुराने पाक कला कॉलेज का दौरा करते हुए, अपनी रेसिपी नोटबुक को पलटते हुए, भोजन और रचनात्मकता के बारे में जुनून से बात करते हुए दिखाया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने न केवल अपने सपनों को बल्कि अपनी पहचान को भी दफन कर दिया था, अनन्या ने साक्षात्कार में कहा। उसके शब्द हजारों महिलाओं के दिलों में गूंज रहे थे जो देख रही थीं। मैंने 1 साल एक ऐसे आदमी के लिए आदर्श पत्नी बनने की कोशिश में बिताया जिसने मुझे कभी एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में नहीं देखा। अब मैं फिर से खुद बनना सीख रही हूं। प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। सैकड़ों महिलाओं ने इसी तरह की कहानियां सुनाते हुए संदेश भेजे। उन रिश्तों के लिए छोड़े गए सपने जो उनकी व्यक्तित्व को महत्व नहीं देते थे, उन पुरुषों के लिए बलिदान किए गए करियर जो उन्हें सिर्फ एक्सेसरीज के रूप में देखते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे मुंबई के रेस्टोरेंट मालिकों ने संपर्क करना शुरू कर दिया। अनन्या, मेरा नाम विक्रम मेहरा है, मैं समुद्र का शेफ मालिक हूं, एक कॉल ने कहा, जो उसका जीवन बदल देगी। मैंने आपका साक्षात्कार देखा और मैं एक अवसर के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं अपने रेस्टोरेंट का विस्तार कर रहा हूं और मैं आपके जुनून और दृष्टि वाले किसी व्यक्ति की तलाश में हूं जो हमारे नए भूमध्य सागरीय संलयन रसोई का नेतृत्व करे। विक्रम मेहरा मुंबई के पाककला जगत में एक किंवदंती थे। उनके रेस्टोरेंट समुद्र ने 2 प्रतिष्ठित पाक पुरस्कार जीते थे और इसे नई महाराष्ट्रियन रसोई के मंदिरों में से एक माना जाता था। कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को अवसर दे रहे थे जिसने कॉलेज भी पूरा नहीं किया था, यह अकल्पनीय था। मैं क्यों? अनन्या ने रेस्टोरेंट में अपने साक्षात्कार के दौरान पूछा, जो समुद्र और पहाड़ की सुगंध से घिरा हुआ था, जो विक्रम की रसोई की विशेषता थी। क्यों? विक्रम ने जवाब दिया, अनन्या द्वारा तैयार की गई एक रेसिपी का स्वाद चखते हुए। ऑक्टोपस और लहसुन फोम के साथ एक काली चावल, एक संलयन जो उसने कॉलेज के दिनों में बनाया था। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो सिखाया नहीं जाता, सच्चा जुनून। और क्योंकि मेरा मानना है कि जिस किसी ने सार्वजनिक रूप से अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने की हिम्मत की है, वह एक रसोई में क्रांति लाने की हिम्मत करेगा। इस बीच रोहन का साम्राज्य बिखरने लगा। वायरल वीडियो ने न केवल उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया था,
बल्कि इसने पारिवारिक कंपनी में ग्राहकों के विश्वास को भी हिला दिया था। लग्जरी कारों की बिक्री गिर गई क्योंकि खरीदारों ने सिंह ब्रांड को धोखे और झूठ के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। रोहन के पिता श्री यशवर्धन सिंह, एक पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति जो सम्मान को सबसे ऊपर महत्व देते थे, इस घोटाले से बहुत नाराज थे। तुमने हमारे परिवार पर शर्मिंदगी लाई है, श्री सिंह ने कंपनी के कार्यालय में एक तनावपूर्ण बैठक के दौरान रोहन से कहा। जैसा कि प्रिया ने अपने संपर्कों के नेटवर्क के माध्यम से सुनने के बाद अनन्या को बताया, 70 साल इस प्रतिष्ठा को बनाने में लगे और तुमने इसे एक रात में एक साहसिक कार्य के कारण नष्ट कर दिया। रोहन ने नुकसान को कम करने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि अनन्या ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था कि यह सब एक गलतफहमी थी, लेकिन सबूत अकाट्य थे। मायरा के साथ 3 महीने के चक्कर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती रहीं। हर एक उस समय रेखा की पुष्टि करती है जिसे श्रीमती सिंघानिया ने पार्टी में उजागर किया था। मायरा अपने हिस्से के लिए मुंबई के सामाजिक जीवन से पूरी तरह से गायब हो गई। उसका परिवार, देश की सबसे प्रतिष्ठित होटल श्रृंखला का मालिक, इस घोटाले से नाराज था जिसने उनके नाम को कलंकित किया। उसे लंदन में प्रशासन का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, एक प्रच्छन्न निर्वासन जो कम से कम 2 साल तक चलेगा। यह मजेदार है, अनन्या ने अपार्टमेंट से आखिरी सामान पैक करते समय प्रिया से टिप्पणी की। रोहन ने अपनी प्रेमिका, अपनी प्रतिष्ठा और शायद परिवार के कारोबार का एक अच्छा हिस्सा खो दिया, और मैं, जिसे नष्ट हो जाना चाहिए था, मैंने कभी इतना आजाद महसूस नहीं किया। प्रिया, जो तलाक की पूरी प्रक्रिया के दौरान उसका सहारा रही थी, मुस्कुराई। शायद इसलिए कि तुमने अंततः वह बनने की कोशिश करना बंद कर दिया जो तुम नहीं थी, और यह खोजना शुरू कर दिया कि तुम वास्तव में कौन हो। अपार्टमेंट लगभग खाली था। अनन्या ने अब केवल अपने कपड़े, कुछ किताबें और अपनी रेसिपी नोटबुक ली थी। जो कुछ भी वास्तव में मायने रखता था वह कुछ बक्सों में फिट हो गया। बाकी शानदार फर्नीचर, कला के काम, क्रिस्टल और चांदी के बर्तन, वह सब रोहन के पास रहेगा। वे एक ऐसे जीवन के प्रतीक थे जो वास्तव में कभी उसका नहीं था। क्या तुम पक्का हो कि तुम हर चीज के आधे के लिए लड़ना नहीं चाहती? उसके तलाक के वकील डॉ मार्टिनेज ने पूछा। तुम्हें एक पर्याप्त मुआवजे का अधिकार है। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो मुझे उससे बांधे, अनन्या ने जवाब दिया। मैं अपनी उपलब्धियों के साथ शून्य से शुरू करना चाहती हूँ। तलाक के समझौते में उसने केवल एक ही चीज की मांग की थी कि रोहन उसके पाक कला कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए भुगतान करे, मुआवजे के रूप में नहीं, बल्कि इस बात की स्वीकृति के रूप में कि उसने उसकी शिक्षा में बाधा डाली थी। यह सिद्धांत का मामला था, पैसे का नहीं। उसका नया अपार्टमेंट छोटा था, जुहू के पड़ोस में एक बेडरूम का मचान जिसमें खुली ईंटें और बड़ी खिड़कियां थीं जो अंतरिक्ष को प्राकृतिक प्रकाश से भर देती थी। यह उस शानदार पेंट हाउस के बिल्कुल विपरीत था जहां वह एक कैदी के रूप में रहती थी। यहाँ हर कोना उसका था, हर वस्तु को उसने चुना था। सजावट का हर निर्णय उसके फिर से खोजे गए व्यक्तित्व को दर्शाता था। कॉम्पैक्ट लेकिन कार्यात्मक रसोई में उसने अपनी रेसिपी नोटबुक को कला के कामों की तरह दीवार पर लटका दिया। वे उसके सबसे कीमती खजाने थे, पीले पन्नों पर संरक्षित वर्षों के प्रयोग, रचनात्मकता और सपने। कल मैं समुद्र में शुरू करूंगी, उसने आईने में अपने प्रतिबिंब से कहा, अपने सुनहरे बालों को ठीक करते हुए जिसे वह अब छोटा रखती थी, एक आधुनिक कट में जो उसके चेहरे को इस तरह से फ्रेम करता था कि उसकी एंडश्लॉसन नीली आंखें उजागर होती थीं। कल मैं अपना जीवन फिर से शुरू करूंगी। लेकिन सोने से पहले उसने कुछ ऐसा किया जो उसने 1 साल से ज्यादा समय से नहीं किया था। उसने अपनी मां को फोन किया। मां, उसने कहा जब परिचित आवाज ने लाइन के दूसरी तरफ से जवाब दिया। अनन्या, मेरी बेटी, तुम कैसी हो? मैंने खबरों में देखा कि क्या हुआ? मैं ठीक हूं मां, मैं बहुत समय से बेहतर हूं। एक ठहराव था। उसकी मां रोहन के साथ शादी की सबसे बड़ी समर्थकों में से एक थी। हमेशा यह दोहराती थी कि एक महिला को एक अच्छे पति की जरूरत होती है और करियर परिवार के बाद आता है। बेटी, उसकी मां ने अंत में कहा, उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। मैं
गलत थी। रोहन के बारे में, तुम्हारे सपनों और शादी के बीच चयन करने के बारे में। मैंने टेलीविजन पर तुम्हारा साक्षात्कार देखा और मुझे उस महिला पर गर्व है जो तुम बन गई हो। ये वे शब्द थे जिनकी अनन्या को जरूरत थी, यह उसे पता नहीं था। हफ्तों में पहली बार वह रोई, दुख या गुस्से से नहीं, बल्कि राहत और कृतज्ञता से। अगले दिन अपनी नई शेफ की वर्दी पहने और अपने बालों को एक पेशेवर जूड़े में बांधकर अनन्या अपने काम के पहले दिन के लिए समुद्र की रसोई में दाखिल हुई। रसोई गतिविधि से भरी हुई थी। अनुभवी शेफ ऐसे व्यंजन तैयार कर रहे थे जो मुंबई के सबसे ज्यादा मांग वाले तालुओं को परोसे जाएंगे। तुम्हारे नए जीवन में स्वागत है, विक्रम ने कहा, उसे एक एप्रन देते हुए। दिखाने के लिए तैयार हो कि तुम क्या कर सकती हो। अनन्या ने एप्रन बांधा, अपना पसंदीदा शेफ का चाकू उठाया, एकमात्र चीज जो वह अपने पिछले जीवन से लाई थी, और मुस्कुराई। तैयार से भी ज्यादा। 6 महीने बाद, उस गाला पार्टी के बाद जिसने उसका जीवन बदल दिया, अनन्या उस जगह के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी जो उसका अपना रेस्टोरेंट बनने वाला था। बांद्रा के एक आकर्षक कोने में स्थित यह जगह अभी भी ताजे पेंट और अधूरी वादों की महक दे रही थी। बड़ी खिड़कियां मुंबई के ऐतिहासिक केंद्र की पत्थर की सड़कों का नजारा पेश करती थीं, और मिनिमलिस्ट लेकिन एलेगेंट सजावट ठीक उसी दृष्टि को दर्शाती थी जो उसने समुद्र में काम करने के महीनों के दौरान विकसित की थी। ये एकदम सही है, प्रिया ने कहा, जो न केवल उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी, बल्कि नए उद्यम में उसकी साथी भी थी। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि जब हम काम कर रहे होंगे तो यह कैसा दिखेगा? अनन्या मुस्कुराई, खुली रसोई को देखते हुए जो पुनर्जन्म का दिल होगी। उसने अपने रेस्टोरेंट के लिए जो नाम चुना था, वह उसकी अपनी यात्रा को एक श्रद्धांजलि थी। पिछले कुछ महीनों में उसका जीवन उन तरीकों से बदल गया था जिनकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। समुद्र में काम गहन लेकिन रेवेलाटर था। विक्रम मेहरा न केवल एक संरक्षक बन गए थे, बल्कि एक पेशेवर पिता भी बन गए थे, जिन्होंने उसे अपनी सीमाओं से परे धकेल दिया था। उनके मार्गदर्शन में अनन्या ने एक अनूठी पाक शैली विकसित की, एक भूमध्य सागरीय संलयन जो महाराष्ट्रीयन परंपराओं का सम्मान करता था, जबकि आधुनिक तकनीकों और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को शामिल करता था। तुम्हारे पास कुछ खास है, विक्रम ने उसके हस्ताक्षर पकवान, बादाम क्रस्ट और काले जैतून की चटनी के साथ एकमात्र थाइम टेल में सॉटेड समुद्री सब्जियों के साथ छकने के बाद कहा था। यह सिर्फ तकनीक नहीं है, यह आत्मा है, यह कहानी है। हर पकवान बताता है कि तुम कौन हो। अपना रेस्टोरेंट खोलने का अवसर तब आया जब एक गुमनाम निवेशक ने संपर्क किया, एक ऐसी परियोजना के लिए वित्त पोषण की पेशकश की जो उच्च गुणवत्ता वाले पाककला को महिला सशक्तिकरण के संदेश के साथ जोड़ती है। यह पता लगाना कि गुमनाम निवेशक श्रीमती इशिता सिंघानिया थीं, वही महिला जिन्होंने पार्टी में रोहन के चक्कर का विवरण उजागर किया था, एक ऐसा आश्चर्य था जिसने उस घातक रात के बारे में अनन्या के दृष्टिकोण को बदल दिया। उस रात तुमने मुझे प्रेरित किया, इशिता ने डायगोनल पर एक एलिगेंट कैफे में उनकी बैठक के दौरान समझाया। मैंने एक महिला को अपनी गरिमा का इस तरह से दावा करते देखा, जिस तरह से मैंने कभी हिम्मत नहीं की जब मुझे पता चला कि मेरा अपना पति मुझे धोखा दे रहा था। तुमने मुझे दिखाया कि उठना और कुछ बेहतर बनाना संभव है। इशिता पार्टी के 6 महीने बाद अपने खुद के तलाक से गुजरी थीं। यह पता चला कि उनके बैंकर पति न केवल एक चक्कर में, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग की एक योजना में भी शामिल थे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने का खतरा था। पीड़ित की भूमिका स्वीकार करने के बजाय उन्होंने अपनी पर्याप्त संपत्ति को उन परियोजनाओं में निवेश करने का फैसला किया जो अन्य महिलाओं को सशक्त बनाती हैं। मैं चाहती हूं कि पुनर्जन्म एक रेस्टोरेंट से ज्यादा हो, इशिता ने कहा। मैं चाहती हूं कि यह एक प्रतीक हो कि महिलाएं अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सकती हैं, अपने सपनों का पीछा कर सकती हैं और अपनी शर्तों पर सफलता प्राप्त कर सकती हैं। रेस्टोरेंट की अवधारणा अनन्या की शुरू में कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई। दिन के दौरान पुनर्जन्म एक पारंपरिक रेस्टोरेंट के रूप में काम करेगा,
जो अपनी नवीन भूमध्य सागरीय रसोई परोसता है। लेकिन गुरुवार की रात को यह एक महिला सशक्तिकरण स्थान में बदल जाएगा, जो जीवन के संक्रमण में महिलाओं, तलाकशुदा, विधवाओं या बस एक नई दिशा की तलाश करने वालों के लिए पाक कला कार्यशालाओं की पेशकश करेगा। यह पोषण से ज्यादा है, अनन्या ने भारत की सबसे प्रतिष्ठित पाक पत्रिका के एक पत्रकार को समझाया। यह जुड़ाव है, यह उपचार है, यह रचनात्मकता है। जब एक महिला इरादे और प्यार के साथ अपने लिए खाना बनाना सीखती है, तो वह खुद को महत्व देना सीख रही होती है। जबकि अनन्या अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर रही थी, रोहन की दुनिया बिखरती रही। पारिवारिक कंपनी ने अपने 3 सबसे बड़े अनुबंध खो दिए थे, जिसमें एक इतालवी स्पोर्ट्स कार लाइन आयात करने की विशिष्टता भी शामिल थी, जो उनके वार्षिक राजस्व का 40% थी। श्री सिंह, जो पहले से ही 75 वर्ष के थे, ने अचानक सेवानिवृत्त होने का फैसला किया, जिससे रोहन को एक पारिवारिक प्रतिष्ठा के मलबे से निपटने के लिए छोड़ दिया गया, जिसे बनाने में दशकों लगे थे। यह विडंबना है, विक्रम ने अनन्या के साथ अपनी साप्ताहिक बातचीत में से एक के दौरान टिप्पणी की। उसने तुम्हें एक एक्सेसरी बनाने की कोशिश की और अंत में वह खुद अप्रासंगिक हो गया। रोहन ने तलाक के बाद पहले कुछ महीनों में कई बार संपर्क करने की कोशिश की थी। पहले हताश कॉल थे, फिर तथ्यों के अपने संस्करण को समझाने की कोशिश करने वाले ईमेल। अंत में आपसी परिचितों के माध्यम से संदेश, बात करने का मौका मांगते हुए अनन्या ने सभी को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कह सकता था जो उसे दिलचस्पी रखता। संपर्क का आखिरी प्रयास विशेष रूप से दयनीय था। वह एक व्यस्त सेवा के दौरान समुद्र में दिखाई दिया, एक बातचीत को मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने व्यक्तिगत रूप से उसे बाहर निकाला, यह स्पष्ट करते हुए कि उसका वापस स्वागत नहीं किया जाएगा। कुछ आदमी, विक्रम ने बाद में कहा, केवल वही महत्व देते हैं जो उन्होंने खो दिया है, जब इसे वापस पाने में बहुत देर हो चुकी होती है। मायरा ने भी संपर्क करने की कोशिश की थी, लंदन से एक लंबा पत्र भेजकर, जहां वह होटल प्रशासन का अध्ययन कर रही थी। पत्र एक विस्तृत माफीनामा था, जिसमें बताया गया था कि उसने कभी भी अनन्या को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया था, कि रोहन ने अपनी शादी की स्थिति के बारे में झूठ बोला था, कि वह खुद धोखा खा गई थी। अनन्या ने पत्र एक बार पढ़ा और उसे फेंक दिया। उसे मायरा पर गुस्सा नहीं आया, उसे दया आई। उस महिला ने सबसे बुरे तरीके से पता लगाया था कि रोहन वफादारी या सच्चे प्यार में असमर्थ था। इशिता के अनुसार, जिनके लंदन में संपर्क थे, मायरा को कई अलग अलग पुरुषों के साथ देखा गया था। स्पष्ट रूप से दूसरों में वह ढूंढ रही थी जो रोहन देने में विफल रहा था। कुछ लोग, अनन्या ने प्रिया से कहा, पूरी जिंदगी दूसरों में वह ढूंढने में बिता देते हैं जो वे केवल खुद में पा सकते हैं। पुनर्जन्म के उद्घाटन की तैयारी गहन थी। अनन्या ने अपनी पाक कला की डिग्री कक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंकों के साथ पूरी की थी। सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति के रूप में भूमध्य सागरीय रसोई पर उसकी थीसिस को एक अभिनव काम माना गया था, जो नृविज्ञान, इतिहास और पाक तकनीक को जोड़ता था। उसने एक छोटी लेकिन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली टीम की भर्ती की थी। 2 सूस शेफ, जिन्होंने तारांकित रेस्टोरेंट में काम किया था, एक सोमेलियर, जो पारंपरिक महाराष्ट्रियन वाइन को आधुनिक कृतियों के साथ मिलाने की उसकी दृष्टि साझा करती थी, और वेटर की एक टीम को न केवल सेवा में बल्कि हर पकवान के पीछे की कहानी बताने में प्रशिक्षित किया गया था। पुनर्जन्म का मेनू अनन्या की यात्रा को दर्शाता था। हर पकवान का एक नाम और एक कहानी थी। दूसरी शुरुआत एक समुद्री भोजन रिसोट्टो था, जो फिर से शुरू करने के साहस का प्रतिनिधित्व करता था। स्वतंत्रता, जंगली जड़ी बूटियों के साथ एक भुनी हुई मछली थी जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। पुनर्जन्म उसकी हस्ताक्षर मिठाई थी, कड़वे संतरे के तरल केंद्र के साथ एक चॉकलेट सफले। यह दर्शाता है कि कैसे कुछ स्पष्ट रूप से नष्ट हो गया है, अपने अंदर मीठे आश्चर्य छिपा सकता है। उद्घाटन की रात अक्टूबर में एक शुक्रवार के लिए निर्धारित की गई थी। आरक्षण खुलने के कुछ ही घंटों में बिक गए, जिसकी प्रतीक्षा सूची 2 महीने तक फैली हुई थी।
पूरे भारत के पाक प्रेस ने उपस्थिति की पुष्टि की थी और यहां तक कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों ने भी रुचि दिखाई थी। घबराई हुई हो? इशिता ने पूछा, जो पहले ग्राहकों से पहले एक आखिरी जांच के लिए जल्दी आ गई थी। भयभीत, अनन्या ने स्वीकार किया, अपनी शेफ की वर्दी को ठीक करते हुए काली पैंट और एक सफेद ब्लाउज पर एक एलिगेंट एप्रन जिसे उसने इस अवसर के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया था। लेकिन यह एक अच्छा डर है, यह उस व्यक्ति का डर है जो एक सपना साकार करने वाला है। शाम 7:30 बजे पहले ग्राहक आए। अनन्या ने खुली रसोई से देखा, जैसे जैसे रेस्टोरेंट धीरे धीरे लोगों, पाक आलोचकों, प्रसिद्ध शेफ, व्यापारियों, कलाकारों और सभी उम्र की महिलाओं से भर गया, जिन्होंने उसकी कहानी का पालन किया था और उसके नए उद्यम का समर्थन करना चाहती थीं। रसोई से निकलने वाला पहला पकवान दूसरी शुरुआत था, वह रिसोट्टो, जो उसकी अपनी यात्रा का प्रतिनिधित्व करता था। अनन्या ने इसे व्यक्तिगत रूप से तैयार किया। चावल का हर दाना उस तकनीकी सटीकता के साथ पकाया गया था जो उसने विक्रम से सीखी थी, लेकिन उस जुनून और कहानी के साथ मसालेदार था जो केवल वह पेश कर सकती थी। सर्विस, उसने घोषणा की और उसके नए जीवन का पहला पकवान मेज पर पहुंचाया गया। अगले 4 घंटों के दौरान पुनर्जन्म की रसोई एक पूरी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड सिम्फनी की तरह काम करती रही। हर पकवान जो बाहर निकलता था वह कला का एक काम था। हर स्वाद एक बड़े संयोजन में एक नोट था जो पुनर्खोज, साहस और विजय के बारे में था। रात का मुख्य आकर्षण तब आया जब भारत के सबसे सम्मानित पाक आलोचक, जो अपनी विनाशकारी समीक्षाओं के लिए जाने जाते थे, ने व्यक्तिगत रूप से शेफ से बात करने के लिए कहा। अनन्या रसोई से बाहर आई। उसके हाथ अभी भी एड्रेनालाइन और घबराहट से थोड़ा कांप रहे थे। मिस सिंह, उसने अपनी मेज से उठते हुए कहा, 30 वर्षों से रेस्टोरेंट का मूल्यांकन करते हुए मुझे शायद ही कोई ऐसी रसोई मिली है जो आपकी तरह इतनी स्पष्ट और भावनात्मक कहानी बताती है। हर पकवान स्वतंत्रता की घोषणा है, हर स्वाद उस जीवन का उत्सव है जिसे आपने बनाने के लिए चुना है। उसने एक पल के लिए रुककर भरे हुए रेस्टोरेंट के चारों ओर देखा, ग्राहकों के खुश और संतुष्ट चेहरों को देखते हुए। लेकिन तकनीकी उत्कृष्टता से ज्यादा महत्वपूर्ण जो निर्विवाद है, वह आत्मा है जो आपने इस जगह में डाली है। पुनर्जन्म सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, यह एक घोषणा पत्र है। यह इस बात का सबूत है कि हमेशा फिर से शुरू करना संभव है और कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी त्रासदियां हमारी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। रात 11 बजे आखिरी ग्राहक के चले जाने और टीम के सफाई खत्म करने के बाद अनन्या ने खुद को अपने रेस्टोरेंट में अकेला पाया। वह खाली मेजों के बीच चली, एक आदर्श रात के अवशेषों को देखते हुए, लिपस्टिक के निशान वाले गिलास, रोटी के टुकड़े, मुड़े हुए नैपकिन, एक सफल उत्सव के सभी सबूत। उसका फोन विक्रम के एक संदेश के साथ वाइब्रेट हुआ। बधाई हो शेफ, तुमने न केवल अपना सपना साकार किया, तुमने कुछ ऐसा बनाया है जो दूसरों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करेगा। एक और संदेश, इस बार उसकी मां से। मैंने टेलीविजन पर कवरेज देखा, मुझे तुम पर इतना गर्व है जितना मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज पर कभी नहीं हुआ। और एक आखिरी इशिता से, मुझे यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि दर्द को शक्ति में बदलना संभव है। तुमने न केवल अपनी जान बचाई, तुमने मेरी भी बचाई। अनन्या एक कुर्सी पर बैठ गई, खिड़की से मुंबई की रोशन सड़कों को देखते हुए। शहर जीवित था, ऊर्जा और संभावनाओं से धड़क रहा था, ठीक वैसा ही जैसा वह महसूस कर रही थी। ठीक 1 साल पहले वह एक शानदार अपार्टमेंट में थी, एक ऐसे आदमी के साथ अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने की तैयारी कर रही थी जिसने उसे एक डिस्पोजेबल एक्सेसरी के रूप में देखा था। आज वह अपने रेस्टोरेंट की मालिक थी, एक मान्यता प्राप्त शेफ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह पूरी तरह से प्रामाणिक रूप से खुद थी। उसके विचारों में रोहन या मायरा के बारे में कड़वाहट का कोई निशान नहीं था। वे एक ऐसी कहानी में अप्रासंगिक पात्र बन गए थे जो अब पूरी तरह से उसकी थी। जिस धोखे ने दुनिया का अंत जैसा महसूस कराया था, वह उसके असली जीवन की शुरुआत साबित हुआ। गाला पार्टी में पहनी गई गुलाबी ड्रेस उसके कार्यालय में फ्रेम की हुई थी, अपमान की याद के रूप में नहीं, बल्कि साहस के प्रतीक के रूप में।
ये एक ऐसी महिला की ड्रेस थी जिसने सुविधा पर गरिमा, दिखावे पर सच्चाई, सुरक्षा पर स्वतंत्रता को चुना था। धन्यवाद। उसने किसी विशेष के लिए नहीं, बल्कि शायद खुद के लिए, प्रिया के लिए, इशिता के लिए, विक्रम के लिए, उन सभी लोगों के लिए फुसफुसाया जिन्होंने उसे यह खोजने में मदद की थी कि जो उसके अंदर हर समय था, फिर से शुरू करने की ताकत, सपने देखने का साहस और एक ऐसा जीवन बनाने का दृढ़ संकल्प जो वास्तव में उसका था। बाहर मुंबई अपना रात का नृत्य जारी रखे हुए था और पुनर्जन्म के अंदर एक 26 वर्षीय महिला अपने हाथों से बनाए गए भविष्य पर मुस्कुरा रही थी, यह जानते हुए कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। फेनिक्स राख से पुनर्जन्म ले चुका था, पहले से ज्यादा मजबूत और सुंदर। 5 साल बाद जून का सूरज पुनर्जन्म की छत को एक सुनहरी रोशनी से नहला रहा था, जो शैंपेन के गिलासों के क्रिस्टल को हीरों की तरह चमका रही थी। अनन्या अपनी दूसरी मंजिल के कार्यालय की खिड़की से देख रही थी, जबकि टीम साल के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए तैयारी पूरी कर रही थी। उस रेस्टोरेंट की 5वीं सालगिरह, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पाक घटना बन गया था। 31 साल की उम्र में अनन्या, उसने तलाक के बाद अपना पहला नाम वापस ले लिया था, यूरोप की सबसे सम्मानित शेफ में से एक थी। पुनर्जन्म ने रिकॉर्ड समय में 2 प्रतिष्ठित पाक पुरस्कार जीते थे और उसकी व्यक्तिगत कहानी महिला सशक्तिकरण का एक वैश्विक प्रतीक बन गई थी। उसकी यात्रा के बारे में लिखी गई किताब कुकिंग माई फ्रीडम का 15 भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा था, लेकिन जिस चीज पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था वह पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं थी, बल्कि अन्य महिलाओं के जीवन पर वास्तविक प्रभाव था। पिछले 5 वर्षों में 2000 से ज्यादा महिलाओं ने पुनर्जन्म की गुरुवार की कार्यशालाओं में भाग लिया था। उनमें से कई ने अपने खुद के व्यवसाय खोले, दूसरों ने छोड़ी हुई पढ़ाई फिर से शुरू की, कुछ ने बस अपना आत्मसम्मान फिर से खोजा। सभी उस दर्शन का एक टुकड़ा अपने साथ ले गईं, जो अनन्या ने सबसे कठिन तरीके से सीखा था। फिर से शुरू करने में कभी देर नहीं होती। शेफ अनन्या, प्रिया की आवाज, जो अब उसकी महाप्रबंधक थी, ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। मेहमान आने लगे हैं। अनन्या मुस्कुराई, उस ड्रेस को ठीक करते हुए जिसे उसने इस अवसर के लिए चुना था, एक एलिगेंट चटक गुलाबी, जो 5 साल पहले की उस परिवर्तनकारी रात को एक सचेत श्रद्धांजलि थी। यह कोई संयोग नहीं था। उसने उस पल को अपने जीवन की सच्ची शुरुआत के रूप में मनाना सीख लिया था। सालगिरह की पार्टी के लिए मेहमानों की सूची प्रभावशाली थी। पूरे यूरोप के तारांकित शेफ, अंतर्राष्ट्रीय पाक आलोचक, व्यापारी, कलाकार और जाहिर है वे महिलाएं जो उसकी कहानी से प्रेरित हुई थीं। श्रीमती इशिता सिंघानिया वहां थीं, जो अब भारत की सबसे सम्मानित स्टार्टअप निवेशकों में से एक थीं, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव को महिला उद्यमियों के समर्थन में लगाया था। प्रिया, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, उसकी आधिकारिक साथी बन गई थी और अपने पति के बगल में चमक रही थी, जिससे वह रेस्टोरेंट की एक कार्यशाला में मिली थी। विक्रम मेहरा अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, एक विशेष शराब की बोतल लेकर आए थे, जिसे उन्होंने पुनर्जन्म के उद्घाटन के बाद से सहेज कर रखा था। 60 साल की उम्र में वह न केवल एक संरक्षक, बल्कि अनन्या के लिए एक पिता तुल्य व्यक्ति बन गए थे, जिसने उसकी क्षमता पर तब विश्वास किया था जब उसे खुद पर संदेह था। मुझे उस महिला और शेफ पर गर्व है जो तुम बन गई हो, उसने उसे गर्मजोशी से गले लगाते हुए कहा। लेकिन मुझे उस नेता पर और भी ज्यादा गर्व है जो तुम बन गई हो। तुमने पिछले 5 वर्षों में कितने जीवन बदले हैं। इस सवाल ने उसे पुनर्जन्म के विकास पर सोचने पर मजबूर कर दिया। जो एक मिशन के साथ एक रेस्टोरेंट के रूप में शुरू हुआ था, वह एक आंदोलन बन गया था। उसने इस अवधारणा को अन्य शहरों में फ्रेंचाइज किया था। दिल्ली, बेंगलोर, गोवा, पेरिस, हमेशा महिला सशक्तिकरण और पाक उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करते हुए। हर नया पुनर्जन्म एक ऐसी महिला के नेतृत्व में था जिसकी अपनी काबू पाने की कहानी थी। उसने पुनर्जन्म फाउंडेशन भी बनाया था, जो जीवन के संक्रमण में महिलाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करता था जो पाक कला का अध्ययन करना चाहती थीं। अब तक
उन्होंने 100 से ज्यादा शेफ को प्रशिक्षित किया था, जो अब प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे या अपने खुद के प्रतिष्ठान खोल चुके थे। शेफ अनन्या, वोग इंडिया की एक पत्रकार ने मुस्कुराते हुए संपर्क किया। क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप एक ऐसी सफलता के 5 साल पूरे होने पर कैसा महसूस करती हैं जो आधुनिक इतिहास के सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक टकरावों में से एक के साथ शुरू हुई थी? अनन्या हंसी। इन सवालों की आदी थी। गाला पार्टी की कहानी पौराणिक हो गई थी, जिसे मार्केटिंग पाठ्यक्रमों में इस बात के उदाहरण के रूप में अध्ययन किया गया था कि कैसे प्रामाणिकता विस्तृत कॉरपोरेट रणनीतियों पर जीत हासिल कर सकती है। जानती हो, उसने जवाब दिया, बहुत लंबे समय तक मैंने उस रात को अपने जीवन का सबसे बुरा क्षण माना। आज मैं समझती हूं कि यह वह क्षण था जब मैं वास्तव में पैदा हुई थी। कभी कभी हमें यह नष्ट करने के लिए तैयार रहना पड़ता है कि हम कौन सोचते थे कि हम थे, यह जानने के लिए कि हम वास्तव में कौन हैं। पार्टी जोरों पर थी जब अनन्या ने प्रवेश द्वार के पास एक परिचित आकृति को देखा। एक पल के लिए उसका दिल तेजी से धड़का, डर या चिंता से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से। वह रोहन था। वह स्पष्ट रूप से अलग था। 5 साल उस पर मेहरबान नहीं रहे थे। उसके बाल, जो पहले हमेशा पूरी तरह से संवारे हुए थे, में भूरे बाल और समय से पहले गंजेपन के लक्षण दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे पर तनाव की रेखाएं थीं जो पहले मौजूद नहीं थीं, और उसने वह आत्मविश्वासी मुद्रा खो दी थी जो हमेशा उसकी उपस्थिति की विशेषता थी। इससे भी ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यह थी कि वह अकेला था। प्रिया अनन्या के बगल में दिखाई दी, उसकी नजर का पीछा करते हुए। क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे जाने के लिए कहूं? नहीं, अनन्या ने एक पल के विचार के बाद कहा। उसे रहने दो, मैं उत्सुक हूं कि वह क्या चाहता है। रोहन तुरंत पास नहीं आया। वह पार्टी की परिधि पर खड़ा रहा, उस सफलता को देखते हुए जो उसकी पूर्व पत्नी ने बनाई थी। अनन्या उसकी आंखों में पश्चाताप, प्रशंसा और कुछ ऐसा देख सकती थी जो लगभग गर्व जैसा लग रहा था। यह समझने के लिए एक जटिल भावना थी। यह तब था जब पार्टी समाप्त हो रही थी, भाषण दिए जाने और अधिकांश मेहमानों के चले जाने के बाद, कि रोहन अंततः पास आया। अनन्या छत पर थी, मुंबई की रोशनी को क्षितिज तक फैलते हुए देख रही थी। अनन्या, उसने कहा। उसकी आवाज में एक विनम्रता थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। रोहन, वह उसका सामना करने के लिए मुड़ी, यह देखते हुए कि वह अपनी यादों से कितना छोटा, कम प्रभावशाली लग रहा था। तुम अद्भुत लग रही हो, उसने रेस्टोरेंट की दिशा में अस्पष्ट रूप से इशारा करते हुए कहा। यह सब उससे कहीं ज्यादा है जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी कि तुम हासिल करोगी। यह टिप्पणी इतना कुछ बताती थी कि उसने शादी के दौरान उसे कैसे देखा था कि अनन्या लगभग हंस पड़ी। धन्यवाद, मुझे लगता है, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं? बस कुछ मिनट। अनन्या ने छत पर एक खाली मेज की ओर इशारा करते हुए सिर हिलाया। वे 5 वर्षों में पहली बार एक दूसरे के सामने बैठे, और वह इस बात से हैरान थी कि वह उसके बारे में कितना कम महसूस करती थी। कोई गुस्सा नहीं था, कोई चोट नहीं थी, कोई तीव्र भावना नहीं थी। वह बस उसके अतीत का एक व्यक्ति बन गया था। मैं यहां माफी मांगने आया हूं, रोहन ने शुरू किया। उसके हाथ घबराहट से उस अंगूठी से खेल रहे थे जिसे अनन्या ने देखा कि वह अभी भी पहनता है, न केवल चक्कर या झूठ के लिए, बल्कि हर चीज के लिए। तुम्हें छोटा महसूस कराने के लिए, तुम्हारे सपनों को कम करने के लिए, यह न देखने के लिए कि तुम वास्तव में कौन थी। अनन्या ने उसे चुपचाप अध्ययन किया। उसकी आवाज में एक ईमानदारी थी जो शादी के दौरान मौजूद नहीं थी, एक भेद्यता जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। तुम्हारे साथ क्या हुआ, रोहन? उसने वास्तव में उत्सुकता से पूछा। उसने एक गहरी सांस ली। सब कुछ बिखर गया। हमारे तलाक के 2 साल बाद कंपनी दिवालिया हो गई। पिताजी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, और मैं वह नहीं रख सका जो उन्होंने बनाया था। मायरा, खैर, उसने मुझे तब छोड़ दिया जब उसे पता चला कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। जाहिर है, उसके प्यार की एक वित्तीय सीमा थी। अनन्या को कुछ महसूस हुआ, ठीक दया नहीं, लेकिन यह समझ कि विकल्पों के परिणाम होते हैं। मुझे सब कुछ बेचना पड़ा, रोहन ने जारी रखा।
अपार्टमेंट, कारें, यहां तक कि परिवार का ग्रीष्मकालीन घर भी। अब मैं दिल्ली में एक डीलरशिप में प्रबंधक के रूप में काम करता हूं, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। और तुम इस बारे में कैसा महसूस करते हो? अनन्या ने पूछा। ज्यादातर समय अपमानित, उसने स्वीकार किया, लेकिन शिक्षित भी। जीवन में पहली बार मुझे वास्तव में काम करना पड़ा। मुझे परिवार के नाम या विरासत के बिना अपना मूल्य साबित करना पड़ा। यह कहना अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक बेहतर इंसान बन गया हूं। इतना अच्छा नहीं कि माफी के लायक हो, लेकिन बेहतर। वे कुछ क्षणों के लिए खामोश रहे, उस शहर को देखते हुए जिसने उनके विनाश और उनके पुनर्जन्म दोनों को देखा था। तुम आज यहां क्यों आए? अनन्या ने अंत में पूछा। क्योंकि मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत थी कि तुम सही थीं, रोहन ने जवाब दिया। हर चीज के बारे में। मैं कौन था, मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता था, तुम क्या लायक थी। मैंने 5 साल यह सीखते हुए बिताए कि हमारी शादी में समस्या तुम नहीं थी, मैं था। अनन्या ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं तुम्हारी माफी की सराहना करती हूं रोहन, सच में। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उस रात जब मुझे मायरा के बारे में पता चला, जब मैंने तुम लोगों का सामना किया, तो उस समय यह भयानक था। लेकिन अब मैं समझती हूं कि यह सबसे बड़ा तोहफा था जो तुम मुझे दे सकते थे। कैसे? तुमने मुझे आजाद कर दिया, उसने समझाया। अगर तुम एक बेहतर पति होते, अगर तुमने अपने धोखे को बेहतर तरीके से छिपाया होता, तो मैं दशकों तक एक ऐसी शादी में फंसी रह सकती थी जो मुझे छोटा बनाती। इसके बजाय तुम्हारा मुझे सम्मान देने में असमर्थता ने मुझे अपनी ताकत खोजने के लिए मजबूर किया। रोहन ने अपना सिर झुका लिया। तो मैं कम से कम किसी काम तो आया। तुमने मुझे सिखाया कि मुझे एक रिश्ते में क्या नहीं चाहिए, अनन्या ने धीरे से कहा। और यह एक मूल्यवान सबक है। उसने उसे देखा। यह आदमी जिसने एक बार उसके जीवन में इतनी बड़ी जगह घेर रखी थी और जो अब उसकी कहानी में सिर्फ एक फुटनोट की तरह लग रहा था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें खुशी मिलेगी रोहन, असली खुशी, जो स्थिति या पैसे या दूसरे लोगों पर शक्ति पर आधारित न हो। तुम एक बेहतर इंसान बनने का मौका पाने के लायक हो। रोहन ने उसकी ओर आंखें उठाईं और पहली बार अनन्या ने वहां कुछ वास्तविक देखा। धन्यवाद। और तुम, क्या तुम्हें कोई मिल गया है? अनन्या मुस्कुराई, कबीर के बारे में सोचते हुए। महाराष्ट्रियन पेस्ट्री शेफ जिससे वह 6 महीने पहले एक पाक उत्सव के दौरान मिली थी। वह दयालु, प्रतिभाशाली था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे एक समान साथी के रूप में देखता था। वे चीजों को धीरे धीरे ले रहे थे, आपसी सम्मान और प्रशंसा पर आधारित एक रिश्ता बना रहे थे। शायद, उसने कहा, लेकिन इस बार मैं ताकत की स्थिति से एक रिश्ता बना रही हूं, जरूरत से नहीं। मैंने सीखा है कि मुझे अपना जीवन किसी और के साथ साझा करने से पहले खुद में पूरा होना होगा। रोहन ने समझते हुए सिर हिलाया। तुम हमेशा उससे ज्यादा बुद्धिमान थीं जितना मैं लायक था। वे उठे और एक पल के लिए एक दूसरे के सामने खड़े रहे। फिर रोहन ने अपना हाथ बढ़ाया। धन्यवाद अनन्या, मुझे यह दिखाने के लिए, भले ही दर्दनाक तरीके से, कि मैं वास्तव में कौन था। और इस सब के लिए बधाई। उसने रेस्टोरेंट की दिशा में इशारा किया। तुम इस सफलता के हर टुकड़े के लायक हो। अनन्या ने उसका हाथ मिलाया। अपना ध्यान रखना रोहन। उसने सिर हिलाया और दूर चला गया, मुंबई की रात में गायब हो गया। अनन्या छत पर अकेली रह गई, इस बात पर विचार करते हुए कि लोग कैसे बदल सकते हैं, कैसे परिस्थितियां अपमानित और शिक्षित कर सकती हैं, कैसे हमारे जीवन के सबसे दर्दनाक अध्याय भी एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। उसका फोन कबीर के एक संदेश के साथ वाइब्रेट हुआ। पार्टी कैसी थी? जब तुम वापस आओगी तो सब कुछ सुनने के लिए उत्सुक हूं। वह जवाब टाइप करते हुए मुस्कुराई। यह एकदम सही थी, आश्चर्य और यादों से भरी, कि हम कितनी दूर आ गए हैं। तुम्हें सब कुछ बताने का इंतजार नहीं कर सकती। उस रात बाद में अपने जुहू के अपार्टमेंट में, जो अब बहुत बड़ा और शानदार था, लेकिन अभी भी बाहरी अपेक्षाओं के बजाय उसके व्यक्तिगत स्वाद को दर्शाता था, अनन्या अपनी पसंदीदा कुर्सी पर एक महाराष्ट्रियन वाइन के गिलास और अपनी डायरी के साथ बैठी। पिछले 5 वर्षों में उसने लिखने की आदत बनाए रखी थी।
न केवल अपनी रेसिपी और पाक विचारों का दस्तावेजीकरण करते हुए, बल्कि अपनी भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा का भी। आज उसने लिखा, 5 साल पहले मैंने सोचा था कि मेरा जीवन समाप्त हो रहा है। आज मैं समझती हूँ कि यह बस शुरू हो रहा था। रोहन आज पार्टी में दिखाई दिया। वह अहंकारी आदमी नहीं जिसे मैं जानती थी, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे जीवन ने विनम्र बना दिया था और जाहिरा तौर पर अपने नुकसान से शिक्षित हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि मुझे एक सौम्य उदासीनता के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह बस एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जो एक बार मेरी कहानी का हिस्सा था, लेकिन अब मेरे वर्तमान या भविष्य पर कोई शक्ति नहीं रखता है। 5 साल पहले हम कौन थे और आज हम कौन हैं के बीच के अंतर ने मुझे विकल्पों की शक्ति पर विचार करने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपने दर्द को विकास के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करने का विकल्प चुना। उसने अपने विकल्प बनाए और वे उसे एक बहुत अलग रास्ते पर ले गए। मुझे उसके लिए दया नहीं आती, लेकिन मुझे गुस्सा भी नहीं आता। मुझे कृतज्ञता महसूस होती है। इस बात के लिए कृतज्ञता कि मुझे अपनी ताकत खोजने के लिए मजबूर किया गया, यह सीखने के लिए कि मैं अकेले खुश रह सकती हूं, एक ऐसा जीवन बनाने के लिए जो प्रामाणिक रूप से मेरा है। पुनर्जन्म ने 5 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत पुनर्जन्म हर दिन जारी है। हर महिला जो हमारी कार्यशालाओं से गुजरती है, हर शेफ जिसे हम प्रशिक्षित करते हैं, हर परिवर्तन की कहानी जिसे हम देखते हैं, ये सब मुझे याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत फिर से शुरू करने की हमारी क्षमता में है। हमारी कहानी को फिर से लिखने की, वह बनने की जो हम हमेशा बनने के लिए थी। कल हम 6ठे पुनर्जन्म पर काम करना शुरू करेंगे। इस बार रोम में मैं अपनी दूसरी किताब भी लिखना शुरू करूंगी, जो कार्यक्रम से गुजरी महिलाओं की कहानियों पर केंद्रित है। और कबीर ने उल्लेख किया है कि वह अगले महीने मुझे अपने परिवार से मिलवाना चाहता है। एक कदम जो मैं बिना किसी डर के उठा रही हूं, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरी खुशी किसी और व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती है। 5 साल पहले मैं एक टूटी हुई महिला थी, एक ऐसे जीवन के टुकड़ों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही थी जो वास्तव में कभी मेरा नहीं था। आज मैं एक पूरी महिला जिसने अपनी पूर्णता को दुनिया के साथ साझा करने का विकल्प चुना है, और मुझे विश्वास है कि इससे सारा फर्क पड़ता है। अनन्या ने डायरी बंद की और खिड़की पर चली गई, चांदनी के नीचे सोते हुए मुंबई को देखते हुए। शहर में कहीं अन्य महिलाएं अपनी आत्मा की अंधेरी रातों का, अपने धोखे का एक छोटा जीवन स्वीकार करने या कुछ बड़े के लिए लड़ने के अपने विकल्पों का सामना कर रही थीं। उन सभी के लिए पुनर्जन्म कल मौजूद होगा, न केवल भोजन बल्कि आशा की पेशकश करते हुए, इस वादे की पेशकश करते हुए कि फिर से शुरू करना संभव है, कि दर्द को शक्ति में बदलना संभव है, कि राख से पहले से ज्यादा मजबूत और सुंदर उभरना संभव है। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े धोखे सबसे बड़े तोहफे बन जाते हैं, और कभी कभी सब कुछ खो देना ही वह होता है जिसकी हमें यह जानने के लिए जरूरत होती है कि हम वास्तव में कौन हैं। अनन्या खिड़की में अपने प्रतिबिंब पर मुस्कुराई। एक 31 वर्षीय महिला, एक सफल शेफ, एक उद्यमी, एक संरक्षक, एक गौरवान्वित बेटी, एक वफादार दोस्त, और सबसे बढ़कर एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद से पूरी तरह से प्यार करना सीख लिया था। फिनिक्स उस राख से बहुत दूर उड़ चुका था जहां से वह पैदा हुआ था, और उसकी उड़ान अभी शुरू ही हुई थी।